रखूंगा। ऑन एंड ओके, सबको दिख रहा है? Yes. यस भैया। ओके ऑसम। तो मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं, मैं मेरे लिए है, तो मैं कुछ भूलूं नहीं, तो मैं बीच बीच में वो देखते रहूंगा। ये तो नॉर्मली आपसे नॉर्मली जैसे बात करते रहूंगा। इसे लेक्चर मत समझिए, डिस्कशन ही है, हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिक्स क्या है। किसी को अपना ओपिनियन देना है कि फिजिक्स क्या है आपके अनुसार? प्लीज अनम्यूट करके बोल दीजिए। To observe nature and understand the laws. ओके, अच्छा आइडिया है। How everything works in nature. करेक्ट। और किसी को बोलने का है? आ जाइए, रॉन्ग आंसर नहीं है। किसी को भी कुछ भी बोलने का है फिजिक्स के बारे में तो बोल दीजिए। क्या मालूम है आपको फिजिक्स के बारे में? ओके, तो फिर फिजिक्स हाँ, फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस where we measure some pressure quantities length mass pressure। करेक्ट। तो क्यों करते हैं हम मेजरमेंट्स? किसी को आंसर करना है? फिजिक्स हम क्यों करते हैं? To understand nature and to understand how much करेक्ट। quantity it is. ओके, सो बेसिकली फिजिक्स क्या करता है, वो फिजिक्स अपने को एक्सप्लेन करता है। हमारे आसपास जो भी होता है वो सब फिजिक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट मतलब कुछ भी। न्यूटन ने देखा एप्पल गिर रहा था, उसने ग्रेविटी का थ्योरी दिया, ग्रेविटी की थ्योरी। ग्रेविटी एक्सप्लेन करती है कि ऑब्जेक्ट्स क्यों गिरते हैं। ओके, फिर एक काफी फेमस साइंटिस्ट है, आप उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। किसी ने सुना है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के बारे में? नहीं? ओके, सो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए जिन्हें हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है। और बेसिकली वो लोग ने उन्होंने सॉरी ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके कुछ कल्पना दुनिया के सामने प्रदर्शित की। तो ये ईएम वेव्स से हम लोग ने मतलब इन ईएम वेव्स की कॉन्सेप्ट को यूज कर हम लोग ने रेडियोस बनाए, और रेडियोस बनाए, टीवी बनाए। इनफैक्ट हम आज जूम पर जो बात कर रहे हैं वो भी ईएम वेव्स के माध्यम से हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम नेचर को ऑब्जर्व करके यानी देख के समझ के फिजिक्स के मदद से हम कुछ लॉज, कुछ थ्योरीज, कुछ इक्वेशन बना सकते हैं। और इन इक्वेशंस, इन थ्योरीज को यूज करके हम चीजें बना सकते हैं, यानी गैजेट्स बना सकते हैं, डिवाइस बना सकते हैं, लैपटॉप्स बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स काफी लैपटॉप का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो भी बाद में हम पढ़ेंगे। ऐसी सारी चीजें बना सकते हैं। अभी तो फिजिक्स करने वाले लोगों को यानी वैज्ञानिकों को हम फिजिसिस्ट कहते हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, सबने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुना है? Yes. यस, ऑसम। आइजैक न्यूटन के बारे में सुना रहेगा। यस। Yeah. स्टीफन हॉकिंग। Yeah. या ऑसम। सो ये सब फिजिसिस्ट है, सब ने अपनी पूरी जिंदगी नहीं किया, काम नहीं कर रहा था आज में। क्या हुआ जी? कम सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, गलती से हो गया, चलेगा। सो ऐसे सब फिजिसिस्ट ने अपनी पूरी जान लगा दी है दुनिया को समझने को, यानी पूरे यूनिवर्स को समझने को। छोटे से छोटे एटम यानी अणु से पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स तक सब कुछ फिजिक्स समझा सकता है। और ये सब कैसे करते हैं? एक तरीका रहता है जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, पहले हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसके हेल्प से हम समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में। जैसे कि एप्पल गिरना एक एक्सपेरिमेंट था, न्यूटन ने देखा कि बॉस एप्पल गिर रहा है, और फिर ये एक्सपेरिमेंट से हम कुछ जानकारी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी जैसे कि अभी किसी ने बोला था, हम लंबाई मेजर कर सकते हैं, लेंथ, टाइम, समय मेजर कर सकते हैं। ऐसा सब मेजर करने के बाद हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं, एक थ्योरी बना सकते हैं, एक लॉ बना सकते हैं। तो ये लॉ क्या होता है, किसी को मालूम है एक लॉ क्या रहता है?
अगर किसी को आंसर करना है। Yeah, law is. I'm not getting a specific word. इट्स ओके, इट्स ओके, अपने शब्दों में बताइए, टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है। Definitions. Actually, साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर कैसे वर्क कर रहा है उसके ऊपर एक लॉ देते हैं। वो फॉर्मूला भी हो सकता है, वो कोई थ्योरी भी हो सकती है। करेक्ट। तो एक लॉ क्या होता है, एक स्टेटमेंट रहता है, एक लाइन रहता है, मतलब 2-3 लाइन का भी रह सकता है लॉ, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक कहावत रहता है जो हमेशा सच रहती है। यानी किसी को कोई लॉ का स्टेटमेंट मालूम है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, वो लॉ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Third law of gravitation. Every action force has its ओके, opposite तो and वो एक्चुअली थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि एवरी ऑफ मोशन है। sorry. हाँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इश्यूज नहीं है। सो या करेक्ट है, पर आप करेक्ट है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि इनका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन रहता है, यानी ये हमेशा सच है। करेक्ट, करेक्ट, Yes. यस, Yes. ऑसम, ऑसम। सो मतलब ये एक सत्य है, एक ट्रूथ है जो ट्रू रहता है, मतलब हमेशा सच रहता है। तो ऐसे लॉज अगर हम समझ सकते हैं तो हम दुनिया को समझ सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन रहता है। आप समझ सकते हो कि रॉकेट कैसे चल रहा है, वो एक्चुअली हम बाद में देख लेंगे, पर वो थर्ड लॉ का नतीजा है बेसिकली। इसलिए फिजिक्स करने के लिए हमें पहले जानकारी चाहिए, इस जानकारी के आधार पर हम लॉज बना सकते हैं, और लॉज के माध्यम से हम दुनिया को समझ सकते हैं। क्लियर है? Yeah. चाहिए तो एक और बार रिपीट करूं? किसी को डाउट्स है इसमें अभी तक? No. No. नो, ऑसम। एक मिनट, हम तो फिर अभी ये मेजरमेंट्स हम कैसे करते हैं? हम लोग को इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, करेक्ट? कुछ तो चाहिए मेजर करने के लिए। तो एक्चुअली मैंने होमवर्क में आपसे बोला था, अगर पॉसिबल हो तो आपके साथ कुछ ना कुछ एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखिए। आज सॉरी, थोड़ा लेक्चर स्केड्यूल गड़बड़ हो गया, तो मेरे पास है आज थोड़े मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये देखिए, ये मेरे पास स्केल है। स्केल एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, करेक्ट? यस, Yes. लेंथ मेजर करता है। फिर मेरे पास एक ये है, एक मिनट, प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर क्या मेजर करता है? डिग्रीज ऑफ एंगल, एंगल एंगल। अमेजिंग। तो वो भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ। फिर घड़ी, घड़ी भी एक्चुअली एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है। घड़ी समय मेजर करती है, करेक्ट? Yes. तो फिर हम मेजर, जो भी चीज को हम मेजर करते हैं उसे हमें एक नाम दिया है, क्वांटिटी। ओके, तो लेंथ एक क्वांटिटी होती है, यानी लंबाई एक क्वांटिटी होती है। फिर और कोई क्वांटिटीज किसी को मालूम है? समय, टाइम, वजन, मास, लीटर्स, मिलीलीटर्स, लीटर्स, मिलीलीटर्स, वो वॉल्यूम यानी कि। और कोई क्वांटिटी? किलोग्राम टेम्परेचर, किलोग्राम तापमान। किलोग्राम मास का यूनिट रहता है, करेक्ट? तो मतलब मास क्वांटिटी हुई, ठीक है? बोलती रहिए, बोलती रहिए। टेम्परेचर, टेम्परेचर, तापमान। Electric current. इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक Amount of substance. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करेक्ट? तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज मालूम है मैं, यानी मोल, मोल। हाँ, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्वांटिटीज नहीं हो सकती। नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्वांटिटी होता है, पर एक Okay. मॉलिक्यूल चीज रहती है। जैसे कि मैं एक चीज हूँ, एक बॉडी है, वैसे मैं मॉलिक्यूल्स का बना हुआ हूँ, तो मॉलिक्यूल्स हम क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। ओके, यस, ऑसम। तो फिर हम बोलते हैं कि
क्वांटिटीज हम मेजर करते हैं, राइट? यस राइट। Yes. अभी हम क्वांटिटी को मेजर तो कर सकते हैं, पर बोलने में एक यूनिट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी आपने अगर कुछ मेजर किया, ये स्केल लेके सपोज आपने स्क्रीन की लंबाई मेजर की, और फिर आपको मुझे बोलना है कि ये स्क्रीन कितनी लंबी है, तो आप कैसे बोलोगे? We'll say a number with a unit. नंबर विद करेक्ट। तो ये नंबर क्या होता है? नंबर यानी मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर एक सवाल को आंसर करता है, कितना या किस मात्रा में, करेक्ट? Yes. Yeah. क्या कोई सोच, किसी को अगर ऐसा लगता हो कि हर नंबर जो मेजरमेंट में आता है इसका आंसर, इस सवाल का आंसर नहीं दे सकता, तो एग्जाम्पल दे सकते हो कि सब मानते हैं कि नंबर किस मात्रा में या कितना इस सवाल का आंसर देता है? Not getting your question. ओके, डज एनीवन, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, एक मिनट। डज एनीवन डिसएग्री विद द फैक्ट कि जब मैं नंबर देता हूँ एक मेजरमेंट के साथ, वो एक क्वेश्चन आंसर करता है। क्वेश्चन है कितना है और या किस मात्रा में है। ऐसा किसी को लगता है कि ये सवाल का जवाब वो नंबर नहीं देता? और नंबर देता है बट उसके साथ यूनिट चाहिए होती है ताकि पता लगे कि कितना क्या है, लीटर है, मिलीलीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है। करेक्ट। तो मैं आपसे एक सवाल तो सिर्फ अकेले नंबर नहीं बता सकता। ओके, नाइस नाइस। क्या सब लोग इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? Yes, sir. यस। ओके ओके। मेरी हिंदी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कभी कभी समझ में ना आए तो मुझे प्लीज बोल देना, मैं It's okay, sir. ट्राई करता हूँ। मेरे स्कूल में काफी ध्यान नहीं दिया था मैंने हिंदी क्लास में। सर हम लोग इंग्लिश की क्लास में ध्यान नहीं दिए थे। वो अभी पछता रहे सब लोग। चलेगा, नॉट इशू। मैं हिंदी में ट्राई करूंगा, नहीं समझेंगे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं वापस ट्राई करूंगा। ओके सो फिर यस, मैं किधर था? मैं बोल रहा था, हाँ, यूनिट्स। तो मैं यूनिट्स क्या होते हैं बेसिकली? एक्चुअली आंसर आपके सामने है, इधर पहली लाइन है। यूनिट एक कंपैरिजन, एक रेफरेंस है। यानी अगर मैं बोलूं कि ये मेरी उंगली है, मेरी उंगली मेजर करते हैं, एक मिनट, 7.5 सेंटीमीटर्स है, मतलब मैं आपसे क्या जानकारी दे रहा हूं? लेंथ ऑफ योर फिंगर। करेक्ट। पर 7.5 सेंटीमीटर्स यानी जब मैं ये बोल रहा हूं, मैं बेसिकली बोल रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर जो भी हो, मेरा फिंगर वो 7.5 टाइम्स उससे बड़ा है, ऐसा बोल सकता हूं? Yes. किसी को नहीं समझा? सबको समझ रहा है? नहीं समझा। नहीं समझा? Yes. नहीं समझा? ओके, वापस ट्राई करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि ये 7.5 सेंटीमीटर है, मैंने स्केल लिया, इधर लगाया, रीडिंग देखा, और मैंने कहा ये 7.5 सेंटीमीटर लंबी उंगली है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं आपसे कि 1 सेंटीमीटर करके कुछ तो है, और ये उंगली उस 1 सेंटीमीटर से 7.5 टाइम्स ज्यादा लंबी है। करेक्ट? Yes. ऑसम ऑसम। तो यानी कि ये 1 सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर रेफरेंस हो गई, यानी मैं उससे देख, रेफरेंस शब्द का मीनिंग सबको समझ में आता है? इधर वो एक्सप्लेन करता हूँ। Yes. ओके, Yes. हाँ, तो वो रेफर मतलब मैं उसे वो देख रहा हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 7.5 टाइम्स लंबी है, यानी 7.5 टाइम्स उसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर से, 7.5 सेंटीमीटर। तो इधर फर्स्ट लाइन एक्चुअली सेक्शन 2.1 में क्या आपको दिख रही है? Yes.
Yes. हाँ, तो क्या लिखा है इधर? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called unit. काफी भारी इंग्लिश है, इसको एक मिनट समझ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं ये लोग? कोई भी क्वांटिटी को अगर आपको मेजर करना है तो आपको पहले उसे कंपेयर करना पड़ेगा। और किससे कंपेयर करेंगे हम? कोई बेसिक यानी साधारण, सिंपल, आर्बिट्रेरली चोजन यानी ऐसे ही चूज कर लिया हम लोग ने, बोल दिया कि ये 1 सेंटीमीटर है और इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग ने कुछ चुन लिया है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यानी सब देशों में 1 सेंटीमीटर क्या है वो नक्की करके रखा है, मतलब चेंज नहीं होता। अगर भारत में 1 सेंटीमीटर इतना रहेगा, एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, ये 1 सेंटीमीटर है मेरे 2 उंगलियों के बीच में। अगर भारत में ये 1 सेंटीमीटर है तो अमेरिका में ये 1 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, यही 1 सेंटीमीटर रहेगा। रूस में, यूके में, किधर भी जाओ 1 सेंटीमीटर जो हम लोग ने नक्की करके रखा है उतना ही रहेगा, राइट? इसका मतलब है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। रेफरेंस स्टैंडर्ड यानी कि जैसे मैंने कहा आपसे, अगर मैं बोलता हूँ मेरी उंगली की लेंथ, लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है, मैं उसे 1 सेंटीमीटर से कंपेयर कर रहा हूँ और बोला हाँ ये अगर 1 सेंटीमीटर है, ये 7.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि उतना टाइम बड़ा है और इसलिए इसका लेंथ 7.5 सेंटीमीटर हुआ। क्या सबको समझ रहा है ये? क्योंकि एक्चुअली मैं ही खुद कंफ्यूज होता हूँ। Yes. श्योर? क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे शब्द काफी कंफ्यूजिंग थे। सबको Yes. समझ रहा है ना? Yes. Yes. हाँ. वेरी नाइस, स्मार्ट लोग हो, मेरे से तो नहीं होता ये सब। मिनट, क्या चल रहा है चैट में? ओके, ऑसम। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं इधर नेक्स्ट लाइन हम लोग ने ऑलरेडी बात कर ली है। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is expressed by a number or numerical measure accompanied by a unit। यानी हम लोग ने जब बोला 7.5 सेंटीमीटर्स, 7.5 नंबर था और यूनिट क्या था? सेंटीमीटर्स, करेक्ट। सो अभी ये लोग काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहे हैं, देख लेते हैं। Although the number of physical quantities appears to be very large, we need only a limited number of units for expressing all the physical quantities, since they are interrelated with one another। काफी important statement है। क्या बोल रहे हैं ये लोग कि ऑब्वियसली मेजर करने को तो बहुत चीजें हैं, हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, समय, वजन यानी मास, बहुत सारी चीजें, जैसे आपने बोला इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इतनी सारी चीजें हैं, गति, स्पीड, एक्सेलरेशन और बहुत सारे क्वांटिटीज है बेसिकली। ये सब मेजर करने में काफी याद रखना पड़ेगा। पर एक अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है कि ये सब क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी से जाना काफी इजी है। इसलिए हमें इतने सारे यूनिट्स की जरूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ थोड़े बेसिक यानी फंडामेंटल यूनिट्स की जरूरत है। और इन फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स की मदद से हम दूसरे यूनिट्स बना सकते हैं। कोई मुझे एक एग्जांपल दे सकता है क्या? लेंथ इज अ फंडामेंटल यूनिट। करेक्ट। और लेंथ से हम कौन से दूसरे क्वांटिटी बना सकते हैं? Velocity. वेलोसिटी बना सकते हैं, वेरी नाइस। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बना सकते हैं, ऑसम। किसी और को आंसर करना है? स्पीड। Speed. Yeah. स्पीड इज करेक्ट। और कोई? बोल दीजिए, इधर कोई रॉन्ग आंसर नहीं है, दिमाग में कुछ भी आएगा तो बोल दीजिए। मोमेंटम। मोमेंटम, ऑसम। Force. फोर्स, वेरी गुड। Work. वर्क, ऑसम। Energy. एनर्जी, करेक्ट। मस्त है, तुम लोग का फिजिक्स काफी अच्छा है। तो फिर देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर क्या दिया है कि ऐसे सब यूनिट्स जो दूसरे यूनिट से हम लोग ने डिराइव किए हैं, इन्हें हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कर बोलते हैं।
सबको डिराइव्ड शब्द का अर्थ समझता है? यस 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 भैया। ओके, बेसिकली डिराइव्ड यानी हम लोग ने उसे बनाया है, प्राप्त किया है। उससे नाम दिया। तो जब हम बेस यूनिट्स यानी वो फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को एक साथ पूरे एक सेट में बोलेंगे तो हम उन्हें एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। काफी सिंपल चीज है। फिर नीचे इधर क्या दिया है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो ये जैसे हम लोग ने बोला, अगर मैं 2-3 यूनिट्स लूं, ओके ऑसम, ये तो काफी अच्छा था। हम लोग का मीटिंग ऑलमोस्ट रन आउट हो गया था पर एक्सटेंड हो गया है, काफी अच्छा चीज है। सॉरी, एक वापस कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, बिफोर मैं कंटिन्यू करूं, किसी को कोई डाउट है क्या? No. नो। किसी को कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है, कुछ जानकारी अगर आप जानते हो और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। नहीं, किसी को अगर कुछ और डिराइव्ड और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में कुछ मालूम हो तो आप बोल सकते हो, डिस्कस कर सकते हैं। ओके चलेगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि सबको स्क्रीन दिख रही है ना पर सेक्शन 2.2? Yes. Awesome. यस Awesome. So, ऐसा है कि अभी हम लोग ने तो एक यूनिट सिस्टम की बात की, हम लोग सेंटीमीटर्स के बारे में बात कर रहे थे, मीटर्स के बारे में बात कर रहे थे, और हम लोग ने क्या बोला था कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। यानी 1 सेंटीमीटर इंडिया का, भारत का, अमेरिका में, रूस में, यूके में, जिधर भी जाओ सेम ही 1 सेंटीमीटर है। करेक्ट? सेंटीमीटर का वैल्यू बदलता तो नहीं है। या ये काफी सिंपल चीज है। पर कुछ कंट्रीज, मतलब कुछ देशों ने कहा कि हम लोग को सेंटीमीटर यूज ही नहीं करना, हम लोग को दूसरे कुछ लेंथ के लिए यूज करना है, हम लोग को किलोग्राम मास के लिए यानी वजन के लिए यूज ही नहीं करना, हम दूसरे यूनिट यूज करेंगे। तो अभी काफी प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो गई कि कुछ देश बोल रहे थे हाँ हम लोग पाउंड यूज करेंगे वजन के लिए, कुछ और लोग बोल रहे हैं नहीं बॉस हम लोग को किलोग्राम यूज करने का है, कुछ और लोग बोल रहे हैं बॉस हम लोग को ग्राम यूज करने का है। काफी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इतने सारे यूनिट्स आ गए। तो फिर क्या हुआ, सबने बोला कि हम चल प्रॉब्लम सॉर्ट कर देते हैं, हम सब लोग अलग अलग सिस्टम्स यूज करते हैं, चलेगा? सिस्टम क्या होता है, हम लोग ने बोला एक सेट रहता है जिसमें बेस यूनिट्स यानी फंडामेंटल यूनिट्स रहते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स रहते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स हम लोग ने फंडामेंटल यूनिट से निकाले थे। करेक्ट? यस यस। कूल कूल। तो फिर ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स बन गए क्योंकि हर देश को नया कुछ करने का था, इसलिए काफी सिस्टम्स आ गए। जैसे स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको CGS सिस्टम, यानी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसके लिए यूज होता है? लंबाई के लिए। ग्राम, ग्राम मास के लिए। टाइम के लिए सेकंड, सब लोग सेकंड यूज करते हैं क्योंकि सेकंड काफी सिंपल चीज है। पर हाँ, लंबाई और मास के लिए काफी कॉम्प्लेक्स यूनिट्स भी आ गए हैं, काफी दिक्कतें हैं। FPS सिस्टम करके भी एक सिस्टम है, वो तो बहुत ही अलग है। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। किसी को फुट का वैल्यू मालूम है? 1 फुट कितने सेंटीमीटर का होता है? 13.48 centimeter. 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। मिनिमम 30 लेते हैं सर। 30 रहते हैं, करेक्ट। पाउंड, पाउंड तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है, मतलब दिमाग फिर जाता है पाउंड और किलोग्राम में कन्वर्ट करने को। और फिर सेकंड तो सेकंड ही रहता है। फिर एक MKS सिस्टम है, ये MKS सिस्टम काफी अच्छा सिस्टम है। मीटर लंबाई के लिए, मास के लिए किलोग्राम, सेकंड के लिए टाइम। भी मैं आपको बोल दूं कि ये सब सिस्टम सब एक समान ही है, ऐसा कोई अच्छा बुरा नहीं है, सिर्फ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जाने के लिए काफी दिक्कत होती है। ये सब सिस्टम नहीं तो ठीक एक समान काम आते हैं, डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हो उनके साथ। करेक्ट? यानी हाइट के लिए लोग ज्यादातर फुट यूज करते हैं, बोलते हैं हाँ मेरी हाइट 6 फुट है, 5 फुट है।
सेंटीमीटर में नहीं बोलते। वैसे ही ग्राम काफी जगह छोटी चीजों के लिए यूज होता है, किलोग्राम बड़ी चीजों के लिए यूज होता है। यानी अगर आप बैग लेके जा रहे हो, बैग का वजन किलोग्राम में मेजर होता है, ग्राम में नहीं होता, क्योंकि काफी बड़ा नंबर आ जाएगा। वैसे यानी हर यूनिट किसी ना किसी समय काम आता है, इसलिए सब एक समान अच्छे हैं, अच्छा बुरा बोल नहीं सकते एक सिस्टम को। और ये सब सिस्टम अलग अलग देशों में यूज होते हैं। पर एक सिस्टम है जो इंटरनेशनली यानी सब देशों में यूज होती है, और ज्यादातर साइंस में हम इस सिस्टम का यूज करते हैं। कोई बोल सकता है कौन सी सिस्टम है ये? ऐसा ही सिस्टम इंटरनेशनल। ऐसा है, ऐसा है। करेक्ट। मतलब एक्चुअली इधर स्क्रीन पे था, मैंने देखा नहीं, पर हाँ ऐसा है। तो ये एसआई सिस्टम फ्रेंच में नाम है, इसलिए इतना अजीब नाम है। एसआई सिस्टम जब उन्होंने दिया था, इधर दिया है 1971, और 2018 में ऐसा बोल रहे हैं ये लोग रिवीजन हुआ था, वो काफी अच्छा था, मुझे मालूम नहीं था। तो ये स्कीम, ये एसआई सिस्टम अभी जैसे नाम कहता है इंटरनेशनल सिस्टम है और साइंटिफिक काम में ज्यादातर यूज होता है, इसलिए हम लोग ज्यादातर एसआई यूनिट की ही बात करेंगे फिजिक्स जब भी हम सीखेंगे। कभी कभी सीजीएस यूनिट की का यूज करेंगे, पर वो काफी कम होगा। एमकेएस यूनिट एसआई यूनिट के करीब सेम ही है। एफपीएस यूनिट हम यूज ही नहीं करेंगे ज्यादा, मैंने तो कभी यूज नहीं किया, तो वो अच्छी बात है। तो ये एसआई यूनिट का चक्कर क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। एसआई यूनिट में 7 यानी 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स है, और 2 और सप्लीमेंट्री है जो इधर दिया है। प्लेन एंगल जो इधर डी थीटा डिफाइन किया है, और सॉलिड एंगल डी ओमेगा इधर आप देख सकते हो। भी ये भी एक्चुअली मतलब नीट में जब मैंने दी थी नीट, तभी तो अभी 2 साल में मैंने ऐसे यूनिट्स को देखा ही नहीं है, डी थीटा डी ओमेगा। पर हाँ ये 7 जो क्वांटिटीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए प्लीज। मिनट, अभी हम लोग इधर तक पहुंच गए तो मैं इन दोनों के बारे में इधर से पढ़ लेता हूँ। प्लेन एंगल डी थीटा जो ए है, क्या आप देख सकते हो सब? यस। यस भैया। Awesome. So d थीटा वो लोग बोल रहे हैं इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ ds, ये जो मैं माउस से दिखा रहा हूँ, और रेडियस r, ये। अभी ये फॉर्मूला d थीटा इज ds डिवाइडेड बाय r काफी इंपॉर्टेंट है। एक पैरेलैक्स मेथड करके टाइप ऑफ सम है, वो सम सॉल्व करने में ये फॉर्मूला यूज होगा। सर्कुलर मोशन में कभी कभी ये फॉर्मूला का यूज होगा, तो काफी अच्छा फॉर्मूला है याद रखने को, पर वो हम बाद में देख लेंगे। सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ये जो अजीब सा सिंबल है उसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, ग्रीक लेटर है। ये है रेशियो ऑफ एंगल, ये पूरा जो एंगल है ना, एक मिनट में ड्रॉ कर सकता हूँ इधर, काफी अच्छी चीज है। कौन सा कलर यूज करूँ, ग्रीन यूज करूँ? ओके, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना सबको ग्रीन कलर? यस। यस यस। हाँ, तो ये जो एरिया मैं कलर कर रहा हूँ उसको वो लोग ने डी ए बोला है, ये डी ए, करेक्ट। और ये लेंथ आर हुआ, कौन सा लेंथ? ये वाला आर हुआ, ये वाला लाइन। तो डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर सॉलिड एंगल हुआ। क्या हुआ? सॉलिड एंगल, उसको हम लोग स्टेरेडियन बोलते हैं। तो डी थीटा का यूनिट होता है रेडियन, और इसको हम लोग स्टेरेडियन बोलते हैं। अभी एक मिनट में इसको सब इरेज कर देता हूँ, काफी गंदा दिख रहा है, मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। ओके चल, ये सब गया। ऑसम। तो फिर रेडियन स्टेरेडियन, रेडियन काफी इंपॉर्टेंट है, यूज होगा। स्टेरेडियन एक बार यूज होगा जब हम लोग फ्लक्स का डेरिवेशन करेंगे, वो भी काफी दूर है। अभी फिलहाल हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को देख लेते हैं। आप सब ने इनके नाम तो ले लिए हैं, एक बार देख लेते हैं। लेंथ,
लेंथ क्या मेजर करता है, लेंथ क्वांटिटी है सॉरी, उसका यूनिट का नाम होता है मीटर, एसआई में। और कौन से इसमें हम लोग मीटर यूज करते हैं, और कौन से सिस्टम में मीटर होता है लेंथ का मेजरमेंट? एमकेएस, करेक्ट करेक्ट। तो मीटर लेंथ के लिए कहते हैं। हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं एक मीटर को, किसी को मालूम है? मैं कवर कर रहा हूँ, अब बोलिए, किसी को मालूम है कि हम लोग क्या? 1 मीटर इज सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्या आप रिपीट कर सकते हो प्लीज? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज काफी करेक्ट डेफिनेशन है। पर एक और डेफिनेशन है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं, वो लोग कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट किसी को मालूम है यस, कितनी है? एक्चुअली वॉइस इज कमिंग फ्रॉम माय हाउस। ओके नो इश्यूज। तो फिर Is the speed of light? I don't know the wait. It was 3.8 something, right? 3.8 then unit. We studied in 10th standard. okay no issues. Speed of light 3 into 10 power 8, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड है। एग्जैक्ट वैल्यू इधर लिखी हुई है, आप प्लीज लर्न मत करना, काफी फालतू है लर्न करना। 299,792,458 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? मतलब एक सेकंड में लाइट इतने सारे मीटर्स कवर कर सकती है। ओके, तो एक मीटर हम लोग कैसे बोलते हैं? 1 अपॉन ये वैल्यू 1/299,792,458 सेकंड्स में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम लोग ने 1 मीटर घोषित कर दिया है। ओके Yes. या सबको समझ रहा है हम लोग ने मीटर कैसे डिफाइन किया? Yes. Yes. ओके तो किलोग्राम, ओके केजी मास का यूनिट है। तो इधर एक्चुअली ये 2018 में जो ऊपर दिया ना, 2018 में रिवीजन हुआ था, क्या आप देख सकते हो? इधर लिखा है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स नवंबर 2018। मतलब Yes. ऑलमोस्ट 2 साल पहले जो हुआ था, तभी उन्होंने प्लैंक कांस्टेंट यूज करके किलोग्राम का एक डेफिनेशन दिया था। एक्चुअली काफी कॉम्प्लेक्स है, मैंने देखा नहीं है पहले, पर उसके पहले यानी 2018 के पहले किलोग्राम कैसे डिफाइन किया था, काफी फनी है, मुझे तो बहुत फनी लगता है। वो लोग ने एक सिलेंडर लिया, क्या लिया? सिलेंडर लिया। वो सिलेंडर बना हुआ था प्लैटिनम का, प्लैटिनम मालूम है ना, एलिमेंट है। Yes. हाँ, तो वो लोग ने बोला हाँ ये सिलेंडर का वजन 1 kg है, बस हो गया। काफी फनी है, मतलब बोल दिया हाँ है। और वो एक सिलेंडर लेके हम लोग रेफरेंस बोलते हैं, याद है हम लोग ने बोला एक आर्बिट्रेरीली चोजन रेफरेंस स्टैंडर्ड रहता है, करेक्ट? तो वो एक सिलेंडर था। Yes. ओके, किसी को समझा? सबको समझा? Yes. ओके, कोई एक्सप्लेन करना चाहता है Yes. कि हम लोग ने लेंथ और मास कैसे डिफाइन किया एसआई सिस्टम में? किसी को ट्राई करना है? कर लिए। Length is measured in meters. So हाँ, एक सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको 1 मीटर डिफाइन कर दिया गया। एंड देन फिर मास के लिए केजी को, मतलब प्लैटिनम का एक सिलेंडर लिया गया, उसके मास को 1 केजी कह दिया गया एज अ रेफरेंस। हाँ ओके, सो मान लिया गया 1 kg। राइट। तो अभी तो वो लोग ने काफी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लिया, वो लोग ने एक प्लैंक कांस्टेंट लिया, प्लैंक कांस्टेंट के साथ कुछ कैलकुलेशन किया और 1 किलोग्राम निकाला। तो एक्चुअली अब भी राइट आंसर क्या है? प्लैंक कांस्टेंट से लिया था। पर जब ये किया था 2 साल पहले, तभी ये सब हुआ नहीं था, इसलिए तभी वो एक सिलेंडर की हम लोग बात करते थे। और लेंथ कैसे बोलते हैं?
1/299,792,458 सेकंड्स में, मैं इधर लिख दूं, लिख देता हूँ, एक मिनट। यस किधर लिखूं, इधर लिखूं, 1/299 299792458। हाँ एक मिनट, हाँ मैं इधर डॉट 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 लिख रहा हूँ, मेरे से नहीं होता, मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है। पर हाँ, इतने टाइम में, मतलब आप देख सकते हो कितना छोटा टाइम है ये, काफी छोटा वैल्यू है ना। यस तो इतने छोटे टाइम में लाइट जितना भी डिस्टेंस कवर करती है उसे हम लोग 1 सेकंड बोलते हैं। ओके ओके यस Yes. ओके, सो हम बोलते हैं जितना 1/299,792,458 सेकंड्स में लाइट जितनी दूरी कवर करती है उसको 1 मीटर। टाइम, टाइम को क्या बोलते हैं, सेकंड इज द नेम ऑफ द यूनिट। सेकंड। सेकंड को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम लोग ने इसका काफी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। हम लोग ने एक एटम लिया, अणु, कौन सा, सीजियम 133। और सीजियम एलिमेंट सबको मालूम है, मैंने सुना आप लोग ने यस इट्स इन क्या, सेंटीमीटर या इट्स इन द ग्राम पीरियोडिक टेबल। सॉरी मुझे सुन नो, एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है, राइट? सीजियम 133, सीजियम यानी एक एलिमेंट है। आप लोग ने शायद केमिस्ट्री में कल किया था क्या? यस हाँ, तो ग्रुप 1 एक सीजियम एलिमेंट है, और हम लोग ने उस एलिमेंट का सिर्फ एक एटम लिया, मतलब काफी एक छोटा चीज लिया, और हम लोग ने देखा कि ये सीजियम 133 उसका मास है। आपने किया रहेगा शायद कल, किया है? No. नहीं, ओके ओके, नॉट एन इशू। तो एटम्स के ना अलग अलग मास रहते हैं, जैसे आदमियों के अलग अलग वजन रहते हैं, वैसे एटम्स के भी अलग अलग वजन रहते हैं। तो सीजियम 133, अगर ऑक्सीजन देखोगे, ऑक्सीजन का वजन, कुछ एटम्स का वजन 16 होता है, कुछ एटम्स का वजन 17 भी हो सकता है, कुछ का वजन 18 भी हो सकता है। ऐसे वजन बदलते रहते हैं, मतलब एक एटम का एक ही वजन हो सकता है, पर वो वजन फिक्स्ड नहीं है। आप देखोगे क्यों केमिस्ट्री लेक्चर में, ओके। तो फिर हम लोग ने एक स्पेशल वजन वाला 133 वजन वाला एक क्या लिया, सीजियम एटम लिया। ओके, समझ रहे हैं सबको अभी तक? यस Yes. ऑसम। यस तो हम लोग ने देखा कि ये सीजियम एटम जितने समय में ये इतना बड़ा नंबर टाइम ऑसिलेशन करता है उसको 1 सेकंड बोलते हैं। यानी कैसे, एक ऑसिलेशन क्या होता है, ये मेरा उंगली है, उंगली राइट गई वापस आई, लेफ्ट गई वापस आई, एक ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, समझा? एक ऑसिलेशन क्या है, ये दो ऑसिलेशन, तीसरा ऑसिलेशन। वैसा 9192631770 काफी बड़ा नंबर है। इतने सारे बार जब एक ये एटम सीजियम 133 एटम इतनी बार ऑसिलेट करता है उसको 1 सेकंड बोलते हैं, समझा? यस ओके। भैया हाँ मुझे एक सवाल है, मतलब पेपर में ऐसा पूछता है वो नंबर जो भी है वो पूछते हैं उन लोग नहीं या फिर देख के? नहीं यार, टेंशन मत लीजिए, ये नंबर आपसे कोई नहीं पूछने वाला। स्पीड ऑफ लाइट आप 3 × 10⁸ ले लीजिएगा, इतना बड़ा नंबर लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻⁻34 ले लेना, वो आप केमिस्ट्री में अभी अगले लेक्चर में या फिर उसके बाद वाले लेक्चर में देख लोगे। ये नंबर तो बिल्कुल मत लर्न करना, तो फ़ोन नंबर के समान है, छोड़ देना। इनफैक्ट एक बार आपसे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बोल देता हूँ। मैं और मेरा एक दोस्त है, जेसन सर,
आपने उनके साथ एक लेक्चर लिया रहेगा। यस। हाँ, तो एक बार मैं और जेसन सर काफी बोर हो रहे थे, तो हम लोग ने ये नंबर ट्रू कॉलर पर डाल दिया, फोन नंबर की तरह। तो हमने ट्रू कॉलर पे डाल दिया और हम लोग ने देखा कि ओडिशा में कोई आदमी है जिसका ये फोन नंबर है और उसे मालूम है कि ये सीजियम 133 का है, तो उसका ट्रू कॉलर आईडी सीजियम एटम है। वाह, ऐसे भी लोग रहते हैं, काफी फनी चीज है। आपको ट्राई करना है तो ट्राई करिएगा, मतलब मैंने तो ऑलमोस्ट 1 साल पहले किया था ये, पर है ऐसा भी। तो हाँ, ये काफी बड़ा नंबर है, फोन नंबर जैसा है, लर्न मत कीजिएगा। हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी तक। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी नाम यूनिट का एम्पियर है। किसी को मालूम है एम्पियर क्यों रखा है इसका नाम? और साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया, राइट? एम्पियर। यस, करेक्ट। आंद्रे एम्पियर करके एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने काफी काम किया था इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, इसलिए उनको आदर रिस्पेक्ट दिखाने के लिए हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट रख लिया है एम्पियर। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कैसे बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि जब एक इतना चार्ज, कितना चार्ज, 1 कूलम, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। कूलम भी एक्चुअली किसी का नाम था, पर वो चार्ज के लिए। यस। तो हम बोलते हैं कि इतना सारा चार्ज, कितना चार्ज, बहुत छोटा चार्ज, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, उतना चार्ज अगर 1 सेकंड में, कितने समय में, 1 सेकंड में पास हो जाता है सपोज वायर में, तो हम बोलते हैं कि बस 1 एम्पियर करंट जा रहा है। चलेगा? यस। ओके, तो अगर हम बोल रहे हैं कि इतने सारे कूलम्स 1 सेकंड में जा रहे हैं, तो ये एम्पियर कैसे टाइप का यूनिट बना? क्या ये फंडामेंटल यूनिट है कि ये डिराइव्ड यूनिट है? कोई बोल सकता है? फंडामेंटल, ओके, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिकॉज इट इज देयर इन द टेबल ऑफ फंडामेंटल ओनली एंड इट इज नॉट डिराइव्ड। इससे हम दूसरी चीजें डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा गलत है। ये एक्चुअली बेस क्वांटिटीज है, शायद मैंने ही गलती से इन्हें फंडामेंटल बोल दिया रहेगा, सॉरी। ये एसआई के साथ, तो यस फंडामेंटल को ही बेस बोलते हैं, राइट? ऐसा है क्या? फंडामेंटल को ही बेस क्वांटिटीज बोलते हैं। अरे हाँ, एक्चुअली मैं देखा नहीं, सॉरी। ओके, सो पॉइंट इज, एक्चुअली मेरे सर ने मुझे बोला था, मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा था। मेरे सर ने एक्चुअली हम लोग को ऐसा ही सवाल पूछा था और मैंने सोचा नहीं था ये। आप काफी स्मार्ट हो। हाँ, तो एक मेरी गलती हो गई इधर, सॉरी। रिपीट कर लेता हूँ। हाँ, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हाँ ये सब बेस क्वांटिटीज है, तो इस लॉजिक से एक्चुअली आपका आंसर राइट है, पर ये एक्चुअली एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अजीब चीज है, क्यों? क्योंकि हम लोग ने अब भी बोला कि जब एक इतने सारे कूलम, कूलम ऑलरेडी एक यूनिट है, 1 सेकंड में यानी दूसरा एक यूनिट है में पास होते हैं, तो एक एम्पियर बन जाता है। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये चीज होती है जब ये यूनिट डिवाइडेड बाय ये यूनिट होती है। समझ रहा है किसी को कि मैं ऐसे ही कुछ अजीब बोल रहा हूँ? और सर फिर इसको फंडामेंटल की टेबल में क्यों रखा है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो 1 मिनट, पहले तो सब लोग को समझ गया है कि मैं इलेक्ट्रिक करंट को डिराइव्ड क्यों बोल रहा हूँ? या सबको समझ गया? यस। यस, ओके। सो हम लोग इसे डिराइव्ड बोलते हैं क्योंकि ये काफी सिंपल है मेजर करने को। हम लोग ने बेस में डाल दिया है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अभी आप इतना छोटा नंबर मेजर करने को जाओगे तो बहुत पागल हो जाओगे, पर 1 एम्पियर काफी सिंपल है मेजर करने को, करेक्ट? तो इसलिए हम लोग ने इसको बेस क्वांटिटी मान लिया है। एक्चुअली में ये डिराइव्ड है, पर हम लोग उसको ये सब क्वांटिटीज के साथ, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, हम लोग इसको उनके साथ भर रहे हैं और सबको बेस क्वांटिटीज बोल रहे हैं।
पर दरअसल ये डिराइव्ड है। थोड़ा अजीब है पर मानना पड़ेगा, अभी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, एसआई ने डिसाइड कर लिया है। सबको समझ रहा है ना? ये काफी अजीब चीज है, मुझे भी थोड़ी समय लगा था समझने को। कोई सी को डाउट है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। नो नो? आकाश जी, सारा जी, विवेक जी, दीपचंद जी, आपकी आवाजें नहीं आ रही है। आपको भी नो समझ रहा है? नो? नो नो ओके, ऑसम ऑसम ऑसम। तो फिर टेम्परेचर, तापमान, ओके, टेम्परेचर तापमान, इसे हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं। केल्विन क्यों? किसी को आंसर देना है? केल्विन क्यों? केल्विन साइंटिस्ट का नाम था ना? करेक्ट, लॉर्ड केल्विन करके एक काफी फेमस साइंटिस्ट थे, उनको हम लोग रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं इसलिए हम लोग ने केल्विन दे दिया। के बोलते हैं। किसी को और यूनिट्स मालूम है क्या टेम्परेचर्स के? सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट Fahrenheit. ओके, ऑसम। Fahrenheit. तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग डिग्रीज सेल्सियस बोलते हैं, हम लोग डिग्रीज सेंटीग्रेड बोलते हैं, हम लोग डिग्रीज फ़ारेनहाइट बोलते हैं, पर हम लोग डिग्रीज केल्विन कभी नहीं बोलेंगे, हम लोग उसे सिर्फ केल्विन बोलेंगे। ओके ओके ओके। तो हम अगर टेम्परेचर, सॉरी, ऐसा क्यों पर? हाँ हाँ, वो मेरे को भी नहीं मालूम, ऐसा वो लोग ने डिसाइड करके रखा है। मैं ढूंढता हूँ एक्चुअली, अच्छा आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं ढूंढ के आपको नेक्स्ट लेक्चर में बोल दूं, चलेगा? हाँ चलेगा। ओके। तो मुझे याद कीजिएगा, एक्चुअली जल्दी उसके पहले आंसर मिल जाता है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करते वक्त बोल दूंगा। ओके ठीक है। ओके। ओके तो केल्विन इज द यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ये हम लोग ने कैसे कैलकुलेट किया, वो लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और एक वैल्यू है जो हम बाद में देख लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके हेल्प से हम लोग ये निकालते हैं टेम्परेचर। वो अभी ये काफी अजीब है, बाद में देख लेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ये आप लोग ने शायद केमिस्ट्री में किया रहेगा। Yes. 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 तो बेसिकली मोल एक मेजरमेंट, जैसे हम बोलते हैं एक डजन अंडे, या फिर एक Dozen banana. डजन बनाना, फिर डजन पाव, पाव भी है शायद डजन में ही मिलता है ना। 1 dozen orange. ऑरेंजेस, करेक्ट। तो जैसे डजन एक चीज रहता है, 12 ऑब्जेक्ट रहते हैं तो हम डजन बोलते हैं, वैसे 6 × 10⁻23 मतलब बड़ा नंबर है। उतने सारे कुछ भी चीजें उस मात्रा में हो तो हम बोलते हैं एक मोल है। क्या बोलते हैं? एक मोल है। ये लिखने में काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम लोग उसके लिए काफी अच्छा सिंबल बनाया है, Na, यानी एवोगाड्रोज नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोज नंबर। ओके, Avogadro's number. एवोगाड्रोज नंबर की वैल्यू क्या है? 6.0222 6.022 into 10⁻²⁰. हाँ, अभी जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आसान कैलकुलेशन के लिए 6 × 10⁻23 ले लेना, चलेगा। और एक चीज, ये ज्यादातर केमिस्ट्री में यूज होगी, हम लोग नहीं यूज करेंगे तो टेंशन मत लेना, फिजिक्स में ये ज्यादा आएगा नहीं। और लास्ट यूनिट देख लेते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट है कैंडेला। ये तो आता ही नहीं है, मतलब सीधा सीधा बोल देता हूँ, ये मैंने कभी देखा ही नहीं है 2 साल में, तो ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, मैं इसे देख लेता हूँ, 1 मिनट। तो बेसिकली ये लोग बोलते हैं कि एक लाइट सोर्स है,
उसकी अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10^12 हर्ट्ज लेंगे तो वो जितना लाइट देगा उसको एक कैंडेला बोलते हैं। काफी अजीब डेफिनेशन है, देखने की जरूरत ज्यादा है नहीं, हम लोग देखेंगे नहीं इसे, फिजिक्स में तो आएगा नहीं, यानी ये लेवल के फिजिक्स में, शायद हाई लेवल फिजिक्स में आता रहेगा, तो इसे हम छोड़ देंगे। थोड़ा आगे जाते हैं, इधर हम लोग काफी दूसरे सारे यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं इधर लिखा है यूनिट्स फॉर जनरल यूज आउटसाइड ऐसा है, यानी ये जो भी यूनिट्स दिए हैं वो ऐसा यूनिट्स नहीं है, ये यूज भी नहीं होंगे ज्यादातर, कुछ काफी साधारण है, मिनट, आवर, डे, ईयर जो आपको मालूम रहेंगे, दूसरे सब थोड़े अजीब है। एक मिनट, एक काम करता हूँ, कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ, ये यूज करता हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाले ही एक्चुअली यूज होते हैं, ये सब हम लोग देखते तो ज्यादातर है नहीं। कैरेट और बार आप लोग केमिस्ट्री में कभी कभी देख पाओगे, पर फिजिक्स में ये सब तो आएंगे ही नहीं एक्चुअली, ये सब छोड़, हेक्टर ये सब लर्न करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। क्यूरी पे शायद क्वेश्चंस आएंगे, पर वो भी वैल्यू दे देते हैं वो लोग, इसलिए आपको सिर्फ जानने की जरूरत है मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, सबको मालूम रहेगा, ये मालूम है ना। Yes. 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 1 आवर 1 आवर यानी 60 मिनट्स, वो भी सबको मालूम रहना चाहिए। Yes. डे, ईयर मैं अज्यूम कर रहा हूँ सबको मालूम है, राइट? Yes. Yes. काफी स्टूपिड सा सवाल था पर पूछ लिया। अभी डिग्री, तो हम लोग मालूम रहेगा आपको शायद, एक सर्कल 360 डिग्रीज रहता है। Yes. Yes. यस यस Yes. तो हम लोग बोलते हैं 360 डिग्रीज यानी 2 पाई, पाई मतलब 3.14 वाला पाई, 2 पाई रेडियंस, ये हम लोग ने रेडियन देखा यार। था इधर, याद है? यस तो हम लोग जब बोलते हैं 2 पाई रेडियंस इज 360 डिग्रीज, तो 1 डिग्री कितना हुआ, पाई बाय 180 रेडियन, ये है उसका डेफिनेशन। ये थोड़ा गंदा सा सर्कल हो गया मेरा, दिख रहा है ना पर सबको? Yes. Yes. हाँ, Yes. तो Yes. ये एक काफी इम्पोर्टेंट है कि 180 डिग्रीज यानी पाई रेडियन होता है, मतलब 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन होता है। ये थोड़ा काम आएगा आपको, ये देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बाद में। फिर लीटर, किसी ने ऑलरेडी मेंशन किया था लीटर को, पानी, पेट्रोल, ये सब हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, ये ऐसा यूनिट नहीं है पर तो भी यूज करते हैं। 1 लीटर यानी कि 10⁻³ मीटर क्यूब, मतलब 1/1000 ऑफ अ मीटर क्यूब, ऑफ अ क्यूबिक मीटर बोलते हैं। ज्यादातर मतलब कभी कभी आएगा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में, केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स, तो याद रख लेना कि 10⁻³ क्यूबिक से, एक मिनट, इसका यूनिट कन्वर्जन्स ना, एक काम करते हैं, मैं एक दूसरा लेक्चर ही ले लेता हूँ, तभी आप देख लेना। अभी के लिए याद रखना 1 लीटर भी रहता है वॉल्यूम मेजर करने के लिए, ओके। तो अभी हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये पैरेलैक्स मेथड है, आपको दिख रहा है इधर। पैरेलैक्स मेथड इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है। ये जेसन सर आपके साथ अच्छे से करेंगे, सम्स सॉल्व करवाएंगे आपसे, तो ये उनके लिए मैं छोड़ देता हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स रहेंगे इस पर तो मैं वो हैंडल कर लूंगा, ओके। ओके Okay. Okay. Estimation of very small distances, size of a molecule,
ये काफ़ी मतलब ज़्यादातर काम नहीं आता, मुझे मालूम ही नहीं था ऐसा कुछ था। मैंने अभी आपके लिए जब प्रिपेयर कर रहा था तब देख लिया है। और ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट तो है नहीं। एक्सप्लेन कर लूँ एक बार? यस यानी नीट जेई पॉइंट से तो यस ओके चलो एक बार कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ओलेइक एसिड, ये साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल हम लोग को देखने का है। ओके, तो हमने क्या किया, हम लोग ने ओलेइक एसिड लिया। ओलेइक एसिड क्या रहता है, एक टाइप का एसिड रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसके बारे में थोड़ा सीखोगे। ओलेइक एसिड टाइप का फैटी एसिड रहता है, इतना जानकर काफ़ी है। उसका साइज रहता है 10⁻⁹ मीटर, यानी कि बहुत बहुत छोटा। 1 सेंटीमीटर जो इतना है 10⁻² मीटर्स रहता है, ये 10⁻⁹ मीटर्स है। तो आप सोच सकते हो कि बहुत छोटा है, स्केल से मेजर करोगे तो होगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग को एक मेजर करने का है तो पहले तो एक मॉलिक्यूल जितना लेयर बनाना पड़ेगा। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेप है मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बनाना पड़ेगा। मोनो ग्रीक शब्द है, उसका मतलब है एक, मॉलिक्यूल तो आपको मालूम है। ये करने को पहले हम ओलेइक एसिड को अल्कोहल में डिसॉल्व कर लेते हैं और फिर डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट यानी उसमें थोड़ा और अल्कोहल ऐड कर देते हैं तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। फिर थोड़ा सा ओलेइक एसिड हम निकाल के रख देते हैं साइड में। हम फिर लाइकोपोडियम पाउडर लेते हैं। क्या आपने बायो में लाइकोपोडियम के बारे में पढ़ा है? बायो के स्टूडेंट्स है ना इधर? यस यस नो नहीं, ओके ओके तो नो हाँ ओके, तो बायो में आप देखोगे लाइकोपोडियम एक टाइप का फर्न है, फर्न, और उसके लीव से ये पाउडर बनता है, लाइकोपोडियम पाउडर। तो ये पाउडर हम लोग पानी के सरफेस पर डाल देते हैं और सोल्यूशन का एक ड्रॉप, कौन से सोल्यूशन का? ओलेइक एसिड इन अल्कोहल, जो हम लोग ने पहले बोल दिया था, वो सोल्यूशन का एक ड्रॉप डाल देते हैं। तो अभी क्या होता है कि ये एक ओलेइक एसिड एक फिल्म, मतलब एक बहुत पतली सी एक लेयर बना देता है पानी के सरफेस पर। तो अगर हम इस फिल्म का लेयर एरिया ए मेजर कर देते हैं, वो कैसे? वो तो सिंपल है, वो फिल्म इतना बड़ा अपने ग्लास के ऊपर बन गया है, उसको ही मेजर करने का है डायमीटर। क्यों? क्योंकि हम लोग ने सर्कल लिया है, सर्कुलर ग्लास लिया है। तो फिर वो लोग क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास n ड्रॉप्स है, n एक वेरिएबल है, हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना है, n है, n मतलब हम लोग को मालूम नहीं n, और हम लोग अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम v। अभी हम लोग वेरिएबल्स आपको मालूम है ना, अगर हम लोग को कुछ भी वैल्यू नहीं मालूम, याद है हम लोग ने बोला था उंगली की 7.5 सेंटीमीटर्स है, अगर आपको मालूम ना हो कि 7.5 है पर आपको मुझे कुछ तो बोलने का है, इसलिए आप उसे कुछ एक शब्द के रूप में नाम बोल देते हो। तो इसलिए वो लोग अभी इस केस में वो लोग को वॉल्यूम नहीं मालूम, तो उन्होंने क्या बोल दिया? v, नहीं मालूम इसलिए v। तो अगर n ड्रॉप्स है और n ड्रॉप्स, हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम कुछ तो v है, तो टोटल कितना हुआ? n ड्रॉप्स का वॉल्यूम n टाइम्स v, n इंटू v होगा। समझ रहे हैं सबको? क्लियर है अभी तक? यस यस Yes. ओके, अभी हम लोग ने कहा अमाउंट ऑफ ओलेइक एसिड कितना रहेगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जितना वॉल्यूम सोल्यूशन का लिया था। तो ये लोग ने सोल्यूशन का वॉल्यूम 1/20 इंटू 20 निकाला है। ये स्टेप्स हैं डाइल्यूशन के, ये काफ़ी एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है नीट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। अगर डाउट्स रहेगा तो हम लोग इस लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, पर इसके ज़्यादातर एमसीक्यूज तो मैंने देखे नहीं है, तो एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है।
पर बेसिकली हम लोग ने इधर क्या किया है, हम लोग ने एक फ्रैक्शन निकाला। क्या किया? फ्रैक्शन, कि अगर पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम 1/20 है और अगर ओलेक एसिड का सिर्फ NV है तो ये फ्रैक्शन होगा NV डिवाइडेड बाय 20/20। ये हुआ फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ ओलेक एसिड। अभी अगर ये फ्रैक्शन, हम लोग ने बोला फिल्म बना लिया था इस फ्रैक्शन ने, याद है, और हम लोग ने उसका डायमीटर मेजर किया था और बोला था एरिया A है। डायमीटर से एरिया निकालना सबको मालूम है ना, πd²/4, जब d डायमीटर होता है, सर्कल का फॉर्मूला है, सबको मालूम है? Yeah. यस, यस। ऑसम। तो फिर हम लोग ने एरिया निकाल लिया। हम लोग को ये भी मालूम है कि वो थिकनेस हम लोग को मेजर करने का है, क्योंकि हम लोग ने बोला ना मोनोमोलिक्यूलर लेयर है, यानी एक मॉलिक्यूल का लेयर है, तो उसकी थिकनेस कितनी रहेगी? एक मॉलिक्यूल की थिकनेस जो हम लोग को चाहिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर वॉल्यूम ऑफ द फिल्म को हम एरिया ऑफ द फिल्म से डिवाइड करेंगे तो ये थिकनेस मिल जाएगी। वॉल्यूम कितनी है? ये है, हम लोग ने निकाल दी थी। एरिया हम लोग ने अभी कैलकुलेट कर दिया, तो डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग को थिकनेस मिल जाती है। थिकनेस कितनी आती है? 10⁻⁹ मीटर, जैसे हम लोग ने बात कर ली थी। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट है, जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, पर मैंने ऐसे ही बोल दिया है। आप एक काम करना, मैं इसका PDF तो भेज रहा हूँ ग्रुप पे, पढ़ लेना। अगर डाउट्स रहेगा तो मैसेज कर लेना या फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, पर इसके ज़्यादा टेंशन मत लेना। ये देखो इधर NCERT में एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स जेसन सर आपके साथ सॉल्व करेंगे, तो टेंशन नहीं है। रेंज ऑफ लेंस बेसिकली ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इस यूनिवर्स में सबसे छोटी चीज क्या मेजर कर सकते हैं हम और सबसे बड़ी चीज क्या मेजर कर सकते हैं हम, वो है। तो लोग बोलते हैं कि सबसे छोटी चीज होती है 10⁻⁻14, यानी कि एटम की न्यूक्लियस। आपने कल ही केमिस्ट्री में एटम के बारे में पढ़ा था, करेक्ट? यस। यस। ऑसम। तो आपको मालूम है न्यूक्लियस क्या होता है? एटम के एटम में रहता है, करेक्ट? तो या एटम का छोटा भाग रहता है न्यूक्लियस, और उसका साइज रहता है 10⁻⁻14, यानी आप देख सकते हो बहुत 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 छोटा। और अगर आप दूसरे साइड जाओगे, सबसे बड़ी चीज क्या है? ऑब्वियसली सबसे बड़ी चीज तो यूनिवर्स ही होगी, कि सब कुछ अगर यूनिवर्स के अंदर है, यूनिवर्स ही हो गई सबसे बड़ी चीज, करेक्ट? यस यस। ऑसम। तो हम लोग ने, मतलब हम लोग यानी साइंटिस्ट्स ने अंदाजे से बोला है कि यूनिवर्स की साइज 10⁻26 मीटर्स है, मतलब बहुत बड़ी है। तो सबसे छोटी चीज 10⁻⁻14 मेजर कर सकते हैं हम, लंबाई, और सबसे बड़ी लंबाई 10⁻26, बहुत बड़ी। अभी ये तो छोटी बड़ी हो गई, पर उसके बीच में भी काफी लंबाइयां हैं जो हम मेजर कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसा यूनिट के नाम से हम बोलते हैं, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर भी रहता है। तो वो तो हम लोग डिराइव करते हैं मीटर के नाम से, उसके आगे कुछ लगा देते हैं, नया यूनिट बन जाता है। पर कुछ हम लोग साइंटिस्ट के नाम से भी देते हैं। फर्मी का वैल्यू है 10⁻⁻15 मीटर्स। ये हम जनरली न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं। एक फॉर्मूला आएगा केमिस्ट्री में जिधर आप फर्मी यूज करोगे, ध्यान रखना, अभी 2-3 लेक्चर में आ जाना चाहिए। तो फर्मी एक्चुअली एक साइंटिस्ट से नेम्ड है, एनरिको फर्मी। काफी अजीब जैसा नाम है, इटालियन साइंटिस्ट थे, बहुत स्मार्ट साइंटिस्ट थे। उनके नाम, उनके आदर में, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग ने फर्मी करके एक यूनिट रखा है। फिर और एक यूनिट है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम भी एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग ने एंगस्ट्रॉम यूज किया है। एंगस्ट्रॉम आप लाइट जब मेजर करोगे, लाइट के वेवलेंथ, तब इसे ज्यादातर देखोगे। काफी इंपॉर्टेंट है एंगस्ट्रॉम और मीटर का कन्वर्जन का लेक्चर होगा बाद में, तो आप तभी देख लेना।
फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अभी ये तो आप समझ सकते हो कि ये किसी का नाम नहीं है ऑब्वियसली, ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है। हम लोग बोल रहे हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, सन से अर्थ की दूरी कितनी है, 1.496 इंटू 10⁻11, काफी बड़ी दूरी है। तो ये हुआ एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बहुत बड़ी है इसलिए बहुत कम यूज होती है, पर है। लाइट ईयर, अभी लाइट ईयर भी काफी फनी चीज है। हम लोग ईयर नाम में दिया है तो ऐसा लगता है देख के कि हाँ बॉस टाइम की यूनिट रहेगी, पर नहीं, लाइट ईयर लंबाई की यूनिट। ये याद रखना क्योंकि कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है एमसीक्यू में, पूछ सकते हैं कि लाइट ईयर क्या मेजर करता है, तो आंसर रहेगा लंबाई, लेंथ, टाइम नहीं। तो हम लोग लाइट ईयर कैसे डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं कि अगर आप लाइट को लोगे और उसे 1 साल तक जाते रहने दोगे, जाते रहने दोगे, जाते रहने दोगे, 1 साल के बाद लाइट जितनी दूरी कवर करती है उसको हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। क्या किसी को रिपीट करना है? सर कैन यू रिपीट अगेन? ओके, वापस रिपीट करता हूँ। आपको याद है हम लोग ने मीटर डिफाइन किया था, मीटर। यस। हाँ, तो हम लोग ने मीटर कैसे बोला था, हमने बोला था अगर लाइट को हम जाने देंगे 1/299,792,458 सेकंड्स में जितनी दूरी लाइट जा सकती है उसको हम लोग 1 मीटर बोलते हैं। करेक्ट है? Yes. ये सबको याद है? यस सबको याद है? मुझे सबकी आवाज नहीं आ रही है। Yes. Yes. ऑसम। सॉरी, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कहीं सो नहीं गए ना, क्योंकि काफी बोरिंग है ये। तो हम बोलते हैं कि अगर 1 साल में, तो हम लोग ने पहले क्या बोला था, 1/299,792,458 सेकेंड्स में। अभी हम लोग ने चेंज कर लिया, हम लोग ने बोला अगर मैं लाइट को 1 साल तक, एक पूरे साल तक जाने दूं, यानी कि जाने दूं जाने दूं जाने दूं 1 साल तक, और फिर देखूं कि लाइट ने कितनी दूरी में कवर कर ली है, कितनी दूरी ट्रैवल कर ली है, तो उसे हम लोग 1 लाइट ईयर बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 1 लाइट ईयर। ओके, ठीक है। Yes. Yes. ठीक है। ओके, सो उसको हम लोग 1 लाइट ईयर बोलते हैं। फिर एक पारसेक भी है। पारसेक वापस नाम में सेक है, पर इसको सेकंड से कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसे पारसेक लंबाई की ही दूरी है। एक्चुअली ये भी काफी लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, वो लोग समझते हैं कि नाम में सेक है इसलिए ये सेकंड्स के बारे में रहेगा। नहीं, ये समय से कुछ भी रिश्ता नहीं रखता, ये सिर्फ और सिर्फ लंबाई मेजर करता है। ओके ओके यस। ओके। ओके। तो अभी इसका डेफिनेशन भी काफी कॉम्प्लेक्स है। तो ये लोग क्या बोलते हैं, parsec is the distance at which the average radius of Earth's orbit subtends an angle of 1 arc second। मतलब काफी भारी डेफिनेशन है, थोड़ा ऊपर जाके समझ लेते हैं। मिनट, ओके, कुछ तो बड़ी में डीपी, मैं एक चल रेडिंग यूज कर लेता हूँ। तो हम लोग का किधर गया वो फॉर्मूला, S इज इक्वल टू आर थीटा, फॉर्मूला याद है? यस सर। याद है? हाँ, तो जब ये दूरी अर्थ की रेडियस हो, ओके, तो मैंने बोला ds इज इक्वल टू अर्थ का रेडियस, मैंने ऐसा मान लिया। और अगर d थीटा को मैं 1 आर्क सेकेंड मान लूं, मतलब बहुत छोटी सी एंगल मान लूं, तो ये जो r की वैल्यू होगी ना वो 1 पारसेक होगी। समझ रहा है कि वापस रिपीट करूं? एक बार रिपीट करो ना। ओके ओके यस। ओके। सो हम लोग ने बोला कि
ये फॉर्मूला याद है सबको, थीटा इज इक्वल टू ds बाय आर। Yes. तो मैंने बोला कि सपोज आप मान लो कि ये जो ds है ये है वो अर्थ के रेडियस, इसको मैं बोल रहा हूं आर, आर यानी अर्थ के रेडियस का इक्वल है। ओके, क्या बोला मैंने? बोला जब ds अर्थ के रेडियस के समान है और ये डी थीटा 1 आर्क सेकंड जितने एंगल इक्वल हो, तो ये दूरी r जो आपको मिलेगी वो 1 पारसेक होगी। चलेगा कि वापस बोलूं? हेलो? यस। हाँ, क्या सबको समझ रहा है कि और एक बार ट्राई करूं मैं? ओके, और एक बार ट्राई कर लेते हैं, चलेगा। इसको मैं इरेज करके और एक बार ट्राई करते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं, ब्लू लेते हैं। चलो, ये है ds। ओके, Okay. ds Yes. क्या है? ds एक दूरी है, इधर से इधर तक की दूरी को हम लोग ds बोल रहे हैं। यस। मान लीजिए कि ये दूरी ds का वैल्यू अर्थ के रेडियस जितना है। ओके, Okay. हमने ओके। बोला मान लीजिए कि सपोज इसका डी वैल्यू एस इज इक्वल टू अर्थ का रेडियस। बराबर है। फिर मैंने बोला कि जब ये ds इज इक्वल टू अर्थ का रेडियस, तभी मैंने देखा कि ये एंगल डी थीटा दिख रहा है आपको, ये एंगल डी थीटा, यस। यस ये एंगल 1 आर्क सेकंड के समान है, इक्वल है। ओके, 1 आर्क सेकंड क्या होता है? बहुत छोटा सा एंगल रहता है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर बहुत छोटा एंगल है। सो बेसिकली मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिएगा कि ये ds अर्थ के रेडियस यानी बहुत बड़े वैल्यू के समान है और ये डी थीटा बहुत छोटे एंगल के समान है। तो अगर आप ये दोनों को मान लोगे और फिर ये छोटे r को मेजर करने को जाओगे ना, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो 1 पारसेक जितना लंबा होगा। ओके सर। वे सबको समझ रहा है? Yes. यस। तो ये भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये ज्यादातर हम लोग यूज भी नहीं करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर है ऐसा एक, इसको हम लोग बोलते हैं 1 पारसेक। फिर थोड़ा नीचे जाते हैं, हम लोग किधर आए थे? मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास वो लोग बोल रहे हैं काफी बेसिक प्रॉपर्टी है, इट्स अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी वो किसी पर भी आधारित नहीं है। जो भी आपका मास रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा। अगर तापमान चेंज होगा तो आपका मास चेंज होता है क्या? नहीं होता। प्रेशर चेंज होता है तो आपका मास चेंज होगा? नहीं होगा। अगर आप किधर और जाएंगे तो आपका मास चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्या चेंज होगा? अगर आप सपोज अर्थ से चांद जाओगे तो आपका कुछ तो चेंज होता है। क्या चेंज होता है? वेट। Wait. वेट। और आप सब जानते हो वेट और मास सेम नहीं होता। Yes. ऑसम ऑसम, फिजिक्स अच्छी है आपकी। सो हम लोग बोल रहे हैं कि मास फिक्स रहता है, वेट चेंज हो सकता है, पर मास फिक्स्ड है। जैसे हम यस। डिस्कस किया था, मास हम लोग ने प्लैंक कांस्टेंट के मदद से डिफाइन किया था। काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, अभी तक एक्चुअली मुझे भी नहीं आती, बहुत हाई फिजिक्स है, तो छोड़ देते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। काफी
इम्पोर्टेंट चीज है ये। अभी आप समझ सकते हैं कि किलोग्राम तो मतलब आदमी लोग का वेट जो होता है वो किलोग्राम में होता है। बोलते हैं ना कि हाँ मेरा वेट 60 kg है, 50 kg है, 70 kg है, ऐसा लोग बोलते हैं। बैग का वेट बोलते हैं, हाँ बॉस मेरी बैग काफी भारी है, आज 3 किलो की बैग लेके जा रहा हूँ, 10 किलोग्राम की बैग लेके जा रहा हूँ। पर उस बड़ी चीज के लिए रहती है। अभी हम लोगों ने देख लिया एटम तो काफी छोटा चीज होता है। हम लोग देख लिया 10⁻⁹ मीटर देखा था हम लोग ने। तो आप समझ सकते हो कि इसलिए एटम को तो हम किलोग्राम में मेजर करके फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए हम लोग ने एक दूसरा यूनिट यूज किया है। क्या यूज किया है? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। जैसे नाम बोल रहा है एटॉमिक मास, यानी किसका मास मेजर करता है ये यूनिट? एटम्स का। काफी सिंपल चीज है। हम लोग ने बोला कि अगर हम एक कार्बन एटम लेते हैं, सपोज कैसे, तो हम लोग ने एक कार्बन एटम ले लिया और उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो एक पार्ट जो मिलेगा उसका मास होगा एक एटॉमिक मास यूनिट। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, वापस बोल देता हूं। हम लोग क्या किया, किधर से, तो एक कार्बन एटम लिया, और कौन सा एटम लिया वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बन 12। हम लोग ने देखा था कि किधर देखा था, यस हम लोग ने देखा था सीजियम 133, दिख रहा है? Yes. यस वैसे तो हम लोग ने Yes. क्या बोला था तभी, 133 क्या होता है? उसका मास। उसका मास, करेक्ट। तो हम लोग ने वैसे ही कार्बन लिया, पर कार्बन का मास क्या है? 12। उप्स, छोटा नीचे गया, हाँ। तो हम लोग ने लिया कार्बन का मास, कार्बन 12 यूनिट वाला मास, और फिर हम लोग ने उसके भी 12 पार्ट कर दिए, 12 पार्ट्स कर लिए। तो एक कार्बन एटम था जिसका वेट 12 था, उसके हम लोग ने 12 पार्ट बना दिए, तो बचा क्या? एक मास यूनिट। ये एक्चुअली एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर करके एक चैप्टर है, उसमें हम काफी अच्छे से देख लेंगे कि हम लोग ने कार्बन एटम क्यों यूज किया, ऐसा सब अजीब चीजें क्यों की उस एटम को। पर बेसिकली हम लोग को मिल जाता है कि एक यूनिट 1.6 × 10⁻⁻27 kg है। ये वैल्यू शायद आपने कल केमिस्ट्री के लेक्चर में देखी रहेगी। Yes. आई थिंक आपके होमवर्क में ये है, करेक्ट? Yes. 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 तो ये केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फिजिक्स में इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, पर हाँ ये ऐसा एक यूनिट है। तो इधर वो लोग बोल रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो तो हम लोग बाद में देख लेंगे, ये सब ज्यादा जानने की जरूरत भी है नहीं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं मासेस के रेंज। तो आपको याद है हम लोग ने देखा था कि लेंथ के तो बहुत रेंज रहते हैं, सबसे छोटा 10⁻⁻14, सबसे बड़ा 10⁻26। तो अभी हम देखते हैं मास का क्या रेंज हो सकता है। छोटे से छोटा होता है 10⁻⁻30, तो बहुत छोटा। 1 ग्राम 10⁻⁻3 रहता है, ये हुआ 10⁻⁻30 kg। सोच सकते हो बहुत 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 हल्का है। और सबसे बड़ी चीज यूनिवर्स की मास हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ है। यूनिवर्स का मास मेजर करोगे तो जो भी एग्जिस्ट होता है, जो भी है दुनिया में, वो मेजर हो गया। और उसका मास अंदाजे से लोग बोलते हैं 10⁻55 kg, तो बहुत बड़ा है। तो सबसे छोटी चीज 10⁻⁻30, सबसे बड़ी चीज 10⁻55। एक मिनट, मैं आपसे एक चीज बोल लेता हूँ, ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, ओके? 10⁻⁻14, 10⁻26, 10⁻⁻30, 10⁻55, ये सब याद रखने की जरूरत है नहीं। क्या याद करोगे आप? ये एक फर्मी कितना है? 10⁻⁻15। एक एंगस्ट्रॉम कितना है? 10⁻⁻
10 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.66 into 10 power -27 kg। ये 3 चीजें ही आप याद रखना प्लीज, दूसरे सब काफी बेकार है, मतलब जानने हैं तो अच्छी है पर नीट एग्जाम जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है। सब टेबल्स हैं, ये टेबल्स भी जानने की जरूरत है नहीं आपको। हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये एक्चुअली अपने आखिरी सेक्शन है, फिर एक बार एक रिवीजन ले लेते हैं, फिर आज के लिए बस। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम देख लेते हैं। आजकल हम एक्यूरेटली बारीकी से मेजर करने के लिए एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम यूज करते हैं। वापस एटम आ गया बीच में, किधर से आया, सीजियम 133, हमारा पुराना दोस्त वापस आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं 9192631770 वाइब्रेशंस हम मेजर करते हैं, और जितने समय में इतने सारे वाइब्रेशंस हो जाते हैं उतने समय में 1 सेकंड बीत जाती है। ये हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। किसी को डाउट्स है इधर? नो। नो? ओके। तो ये सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स, सीजियम एटॉमिक क्लॉक मतलब सीजियम 133 को जब हम मेजर करते हैं बहुत एक्यूरेट है। दूसरा सब अभी ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। और वापस ये लोग बोल रहे हैं कि सबसे छोटी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ जो टाइम आप मेजर करते हो उसके भी रेशियो 10⁻41 है। ये एक्चुअली जानने की ज़रूरत है नहीं, काफ़ी टाइम पास है, छोड़ दीजिएगा। एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम बाद में करेंगे दूसरे लेक्चर में। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद करने वाला हूँ और सिर्फ एक रिव्यू कर लेते हैं जो भी हम लोग ने किया है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप आंसर कीजिएगा। मैं आपका नाम लूँगा, आप फिर मुझे आंसर दीजिएगा। ओके, चलेगा? चलेगा? यस ऑसम। यस ओके ओके, यस तो ये हम लोग ने स्क्रीन शेयरिंग बंद किया और फिर 1 मिनट में देख लेता हूँ कि मुझे आज सब कवर कर लिया ना। ओके, तो पहली चीज, हम मेजरमेंट में 2 चीजों की बात करते हैं। कौन सी 2 चीज? यानी कि जब मैं आपसे एक मेजरमेंट बोलता हूँ कि मेरी उंगली की लंबाई कुछ तो है, नंबर एंड यूनिट नंबर एंड यूनिट, परफेक्ट परफेक्ट, नंबर एंड यूनिट्स। यस, नंबर एंड यूनिट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके मदद से हम एक मेजरमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, फिर हम लोग ने आज 4 टाइप के सिस्टम्स देखे। ओके, मैं एक एक पर्सन का नाम लूंगा, जिसका भी मैं नाम लूंगा मैं आपको एक सिस्टम का नाम दूंगा, आप मुझे उसका प्लीज फुल फॉर्म बता दीजिएगा। पीछे से जाते हैं। रंजीत जी, रंजीत जी सर यस, आप क्या मुझे बोल सकते हो CGS यूनिट का मतलब क्या होता है? CGS सिस्टम्स का मतलब क्या होता है? सेकेंड सॉरी आराम से। सेंटीमीटर। हाँ हेलो, हाँ हाँ, बोलते दीजिए। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ऑसम। फिर आकाश जी, आकाश जी। हेलो हाँ सर, और नहीं, रंजीत जी आपका हो गया। अभी अगला सवाल मैं आकाश जी से पूछ रहा हूँ। आकाश जी, क्या आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, आप मुझे बताइए प्लीज FPS का मतलब क्या है? SPF। FPS
4 pound second. awesome. विवेक पी जी, हेलो? हाँ 4 pound. Yes. ओके, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। Second. ओके नाइस। मेरे से अभी पूछा था सर, आप किससे पूछा था? विवेक जी आपसे पूछा था। ओके हाँ चलेगा। मैंने ही दिया इसका। हाँ ओके ऑसम, चलेगा, नो इश्यूज। तो फिर अभी हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या पूछेंगे? 7 फंडामेंटल्स क्वांटिटीज है, तो एक काम करते हैं, मैं एक बंदे का नाम लूंगा, आप मुझे एक क्वांटिटी बोलो प्लीज। ओके 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 Okay. तो बेबी मातो आप प्लीज एक बोलिए। लेंथ मीटर, लेंथ मीटर चलेगा। फिर दीपचंद गुप्ता जी आप कोई दूसरा मास बोलिए। मास मास और मास उसका टाइम यूनिट, मास का यूनिट क्या रहता है? मास का यूनिट केजी किलोग्राम। केजी किलोग्राम। अच्छा आपकी बारी, डन। Electric current ampere A. ओके इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए। फिर ओके चलेगा, मैं किसी और को पूछता हूँ, आपको आता है दिख रहा है। किसको पूछेंगे हम? मनोज गुप्ता जी। यस भैया बोलो। ओके तो वन मिनट, टेम्परेचर केल्विन। केल्विन, ऑसम। तो हाँ मुझे एक्चुअली आज का लेक्चर काफी सीधा था। आई डोंट थिंक और कुछ सवाल पूछने को है भी अभी, तो आज इधर ही एंड कर लेते हैं लेक्चर। Okay, thank you भैया। ओके एक मिनट, नेक्स्ट वीक हम मिल लेते हैं, हम आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। मैं इस एनसीईआरटी का पीडीएफ अपने ग्रुप पर डालूंगा अभी, आप प्लीज वो देख के पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो ग्रुप पर भेज दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस भी कर लेंगे अगर आपको कोई डाउट हो। अभी के लिए सिर्फ यही था, तो फिर हाँ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू। Okay, बाय bye. भैया, Thank you. टेक केयर। हाँ, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेक्चर में मुझे काफी मजा आया। और आपको अगर ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग लगा, यूनिट्स मेजरमेंट्स हाँ थोड़ा बोरिंग सा चैप्टर है, पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि दूसरे चैप्टर्स में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो रुक के देखते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय। Okay, bye. बाय, नाइस टू मीट यू।